आपके सवाल हमारी एक ऐसी सीरीज़ है दोस्तों जहां हम मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग स्नेक्स एंड अदर स्पीशीज़ को दूर करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के साथ। इसी कड़ी में आज हमारा नया संस्करण है आज के सवाल का, और आज का पहला सवाल है गुडी बारिक जी का, जिन्होंने पूछा है अमित कि क्या फिल्में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस दे के अंधविश्वासों को बढ़ावा देती है सांपों के प्रति। उन्होंने एक ख़ास अभी हालिया रिलीज़ फिल्म के बारे में भी बताया जहां पर कॉमन क्रेथ की बाइट होती है और उसके बाद कोई एंटीवेनम वगैरह नहीं दिया जा रहा है और फिर जड़ी बूटियों से इलाज किया जा रहा है। हालांकि उस फिल्म का जो बैकड्रॉप है वो काफ़ी पुराना है, इसलिए उस फिल्म की जो रीजनलिटी है वो हम समझ सकते हैं कि भाई क्योंकि पुराने बैकड्रॉप में सेट थी इसलिए उस तरीके से उसे शूट किया गया होगा। लेकिन बाकी जो टीवी सीरियल्स होते हैं, और ऐसा पुरानी फिल्मों में भी देखा गया है, जैसे वो एक तेरे संग प्यार में वाली जो फिल्म थी उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से मिसलीड किया जाता है चीज़ों को। तो क्या इन फिल्मों का और सीरियल्स का हमारे समाज पर एक गहरा इम्पैक्ट पड़ता है? अक्षय, फिल्में समाज का आईना होती हैं और समाज को इंस्पिरेशन फिल्मों से मिलती है और फिल्मों को इंस्पिरेशन समाज से मिलती है। दोनों एक दूसरे से इंस्पायर होते रहते हैं। तो ये कंसेप्शन फिल्मों से आया है या समाज से फिल्मों ने उठाया, ये कहना तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन मिसलीडिंग ये ज़रूर होती हैं। और आप फिल्म में जब कोई ऐसा सीन देखें तो ये बिल्कुल ना समझें कि ये एक्सपर्टीज़ नॉलेज को लेने के बाद बनाई गई हैं। ये जो भी प्रचलित होता है समाज में, चाहे वो सच हो, झूठ हो, कहानी पे बेस्ड हो, उसको ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए, लोगों के लिए ज़्यादा अपीलिंग बनाने के लिए जिस हद तक उनको जाना पड़े वो जाते हैं। उनका मेन मकसद अवेयरनेस नहीं, एंटरटेनमेंट होता है। और रही बात जड़ी बूटियों से इलाज करने की, तो आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि सर्पदंश का इलाज मौजूद है। एक मैं आपको बड़ी चर्चित घटना बताता हूँ। रोमुलस विटेकर, द स्नेक मैन ऑफ इंडिया की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इरूला जनजातियों को लेकर उन्होंने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, उनमें उस सोसाइटी में एक उनके सहयोगी हैं काली प्रसाद नाम से। उनकी जब काली प्रसाद और रोमुलस विटेकर आउटिंग पर थे, कहीं हर्पिंग पर गए हुए थे, उसी दौरान काली प्रसाद जी की माता जी को 100 स्केल्ड वाइपर की बाइट होती है उंगली पर। रोमुलस विटेकर और काली प्रसाद साथ में जाते हैं और जो ट्रीटमेंट दिया गया वो एंटीवेनम नहीं था, वो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट था जहाँ पर पत्तियों का लेप लगाया जाता है, सारी चीज़ें हैं। रोमुलस विटेकर वहीं खड़े थे, उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की क्योंकि उनका ये मानना था कि आयुर्वेद में भी सर्पदंश के इलाज मौजूद हैं। हालांकि रिसर्च वर्क की इसमें बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल अक्षय, बहुत सही पॉइंट आपने आज उठाया है। इस पॉइंट पे अगर चर्चा की जाए तो ऐसे अनगिनत पेड़ पौधे अभी प्रकृति में हैं जिन पे रिसर्च करना बाकी है। बात की जाए इंडिजीनियस लोगों की, आदिवासियों की, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान उनको मिलता है अपने पूर्वजों से, वो उसको बाहर रिवील नहीं करते हैं, लेकिन अपनी जनजाति के अंदर, गांव के अंदर उसका बखूबी वो लोग इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए पूरी श्योरिटी के साथ ये नहीं बताया जा सकता कि दवा है या नहीं है, पर कुछ तो ऐसा है, क्योंकि एंटीवेनम के बगैर भी 100% सर्पदंश से मौतें जो है गांव में नहीं होती थी। पहले के ज़माने में भी अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो वो करते ही थे। लेटेस्ट मॉडर्न साइंस की अगर बात की जाए तो माइमोसा फूडी का एक ऐसा प्लांट है जिस पे रिसर्च चल रहा है। पूरी बात नहीं बताएंगे हम। मोनोकल्ड कोबरा के जहर के खिलाफ वो कुछ पोटेंसी दिखा रहा है, कितनी क्या, ये अभी शोध का विषय है, इसलिए इस पे अभी ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे। आवाज़ों को दरकिनार करिएगा दोस्तों, आज समय की थोड़ी कमी है और हम सड़क के किनारे ही शूट कर रहे हैं ये वीडियो, इसलिए ही थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है धनंजय स्वामी जी या धमेन त्यागी जी का ये सवाल है। उन्होंने सवाल किया था कि एक वेनमस स्नेक अगर दूसरे वेनमस स्नेक को काटता है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात तो ये कि हर केस में मौत होना पक्का नहीं होता है अक्षय, लेकिन हमने कई बार देखा है कि न्यूरोटॉक्सिक वेनम वाले सांप जब हीमोटॉक्सिक वेनम वाले सांपों को काटते हैं तो जो बेस हीमोटॉक्सिक वेनम जिनके पास होता है, जिन सर्पों के पास, उनकी मौत ज़्यादा आसानी से हो जाती है। कई बार फाइट में हमने देखा है कि कोबरा और वाइपर दोनों एक दूसरे को काटते हैं। कोबरास की जान नहीं जा जाती, वाइपर्स मारे जाते हैं। हमने वीडियोस अपलोड किए हैं दोस्तों, जहां क्रेट ने एक वाइपर को बाइट किया और कोबरा ने भी वाइपर को बाइट किया है।
और दोनों ही स्थितियों में वाइपर की ही डेथ हुई है, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक वेनम जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं मस्कुलर न्यूरो पैरालिसिस को लीड करती हैं, और इसी कारण जो दूसरा जीव है जो हेमाटॉक्सिक वेनम या साइटोटॉक्सिक वेनम को पॉजेस करता है वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो कई सारे सांप जो स्नेक ईटर भी होते हैं वो कई सारे जहर से इम्यून भी होते हैं, अगर कहा जाए देखा जाए तो दूसरे सांपों के बाइट करने पे उनको खास असर जो है वो नहीं होता। और सबसे अच्छी चीज़ अगर आपको सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखना है तो वो किंग कोबरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल अरविंद सिंह जी का है, रेगुलर व्यूअर हैं ये, और 2 सवाल इन्होंने पूछे हैं। पहला ये कि सपेरे जो होते हैं वो कोबरा को ही रखना प्रेफर क्यों करते हैं, क्यों वो क्रेट्स या वाइपर्स को नहीं रखते अपने पास? जी, तो इसका जो जवाब है हमने पहले भी दिया है और आज भी हम देना चाहेंगे। कोबरा एक ऐसा सांप है जिसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। सांपों की अगर बात की जाए अक्षय तो किंग कोबरा को सबसे इंटेलिजेंट सांप माना जाता है, और उसके बाद ये जो कोबरा फैमिली है, ये जो नाजा फैमिली है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इसके सांप। हमने देखा है कि इनकी 60 to 80% बाइट जो है वो फॉल्स बाइट होती है। ये बहुत इंटेलिजेंटली स्थिति को देख के टैकल करते हैं, और साथ ही साथ इनकी पर्सनालिटी एक होती है। ये अपने हुड को फैला के अपने आप को ज़मीन से ऊंचा उठा के वार्न करते हैं, जो देखने में बहुत शानदार लगता है। बिल्कुल। और कोई भी इंसान जो है इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। इसके विपरीत क्रेट और वाइपर्स में खतरा बहुत ज़्यादा है, और शो ऑफ जो है, जो दिखाने की प्रक्रिया है वो बहुत कम है। क्योंकि ये उठ नहीं सकते, आवाज़ नहीं, मतलब आवाज़ तो निकालते हैं वाइपर्स, लेकिन खड़े होके कोई शो नहीं कर सकते ये। प्लस अट्रैक्टिव भी नहीं है और ख़तरा ज़्यादा है। खतरा ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात की खतरा ज़्यादा है। तीसरा कारण एक और है, माइथोलॉजिकल का कारण है कि भगवान शिव के गले में जो है वो एक कोबरा को ही दिखाया गया है। तो लोग कहीं ना कहीं एक कोबरा को जब देखते हैं तो ज़्यादा भक्ति भाव से लीन हो जाते हैं, और पैसा जो है बहुत आसानी से दे देते हैं। इनके सवाल का दूसरा हिस्सा जो है वो काफ़ी छोटा है कि किसी भी सांप के न्यूबॉर्न स्नेक जो होते हैं, नए बच्चे जो होते हैं, कितने वक्त के बाद उनमें जहर आ जाता है? तो इसका जवाब बड़ा छोटा सा है। जन्मजात शिकारी होते हैं। वेनमस स्नेक जन्म के समय ही वेनम ग्लैंड, बिल्कुल, साथ ही साथ फैंग्स को पोजेस करते हैं, लेकिन साइज़ छोटा होता है। कई बार ये ह्यूमन की स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनकी स्किन को पेनिट्रेट करने की जो क्षमता है फैंग्स की वो बढ़ जाती है। कुछ सांप इसमें अपवाद हो सकते हैं, जैसे वाइपर्स फैमिली के जो सांप है वो अपवाद है। उनके दांत थोड़े से कंपैरेटिवली साइज में कंपैरेटिवली एलापेट्स के मुकाबले बड़े होते हैं। बिल्कुल बड़े होते हैं। अगला सवाल रुचिर जैन जी का है। ये हमने हालांकि इस सवाल का जवाब दिया था, फिर भी थोड़ी सी डिटेलिंग चाहेंगे। इनका कहना है कि रैट स्नेक जो है वो अपनी टेल से बाइट करता है या स्ट्राइक करता है। तो रुचिर जैन जी, एक वीडियो हमने कुछ 2 हफ्ते पहले अपलोड किया था, आई बटन पर लिंक आप देख सकते हैं, नहीं तो आप 10 दिन पुराने वीडियो में जाएंगे। नाक समझने की गलती नहीं करना, इस शीर्षक से वो वीडियो बनाया है, आपने देखा है। आपका सवाल भी उसी वीडियो पर था। आप एक बार फिर उस वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पूरी तरीके से डिटेल में बताया गया है कि क्यों लोगों को लगता है कि रैट स्नेक जो है अपनी टेल से स्ट्राइक करता है। आखिरी सवाल अमित दिनेश जामवाल जी का है। पिछले दिनों हमने प्रेइंग मैंटिस का एक शॉर्ट वीडियो डाला था जहां पर बताया गया था कि ये इंसेक्ट्स के अलावा आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं, 8 पैरों वाले, चाहे स्पाइडर्स हों, बिच्छू हों, उनको भी खाना पसंद करते हैं। हमिंग बर्ड्स, वैबलर्स को भी ये खा जाते हैं, रॉबिन्स को भी खाते देखा गया है, और स्नेक्स को भी खाते हैं। दिनेश जामवाल जी को एक शंका है कि मेंटिस कैसा ऐसे कर सकता है, क्या वो बड़े, यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि छोटे साइज़ का जो सांप है वो भी सांप है, और जो बड़े साइज़ का सांप है वो भी सांप है। तो प्रेइंग मैंटिस की अगर बात की जाए अक्षय, तो प्रेइंग मैंटिस जो हैं वो छोटे भी होते हैं थोड़े, और बड़े भी होते हैं। और जब हम 3 से 9 इंच के बीच में शफल करते हैं। जब हम सांपों की बात कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े सांपों की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे साइज़ के सांप भी होते हैं। बिल्कुल। प्रेइंग मैंटिस जिन सांपों का शिकार करता है वो छोटे सांप होते हैं जिनको ये आसानी से पकड़ सकता है। प्रेइंग मैंटिस के बारे में आपको ये बात समझनी होगी कि कीट जगत का बहुत ही शानदार शिकारी ये है, और इसी कारण उसको प्रेइंग मैंटिस कहा गया है। बहुत शानदार शिकारी ये है, और कई बार आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्रीज़ में, आप देखेंगे नेट जियो में कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई जा चुकी हैं जहां प्रेइंग मैंटिस सांपों का शिकार करके और उनको खाता दिखाया गया है। छोटे साइज़ के सांपों को ये खा सकता है। जैसे अगर हम हमारे टर्मिनोलॉजी या हमारे आसपास के इलाके की बात करें, टोपोग्राफी की, तो यहाँ आपको कॉमन वुल्फ
कोकरी स्नेक, ये जो छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, आपने कई वीडियोस में देखा है, हाथों में हमने हथेली पर रखा हुआ है, तो ऐसे साइज़ के सांपों को ये बड़ी आसानी से खा जाता है। तो उम्मीद करते हैं सभी दर्शकों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे और हम इंतज़ार करेंगे अगले मंगलवार का, जहां आपके सवाल के जवाब लेकर हम आएंगे नए एपिसोड के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।